नमस्कार दोस्तों, मैं उदय तिवारी और आज मैं आपसे इमरजेंसी की कहानी के बारे में बात करने आया हूँ। दरअसल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3.0 में जो आए और पार्लियामेंट में इमरजेंसी को लेके बहुत चर्चाएं छिड़ी और फिर उसके लिए मौन भी रखा गया 2 मिनट के लिए और फिर चर्चाएं हुई कि 50 साल पुरानी बातों को क्यों उठाते हो, अभी के बातों क्यों नहीं उठाते हो। तो बहुत सारे जो मेरे नौजवान दोस्त हैं वो लगे पूछने कि इमरजेंसी के बारे में हमें कोई बहुत जानकारी नहीं है। और कुछ वैसे भी लोग जो हमारी उम्र के हैं उन्होंने भी बताया कि इमरजेंसी की बातें जो आज से 50 साल पहले हुई थी वो बहुत कुछ याद नहीं है। तो सोचा क्यों नहीं मैं आपके ज्ञान में लाने के लिए मैं इमरजेंसी की कहानी बताऊं। लॉर्ड एक्टन ने कहीं कहा है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। शायद ये कहानी उसी से कुछ मिलती जुलती है। मैं इस विषय पे पहले वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन जो विनेश फोगाट जी की कहानी हो गई और फिर बांग्लादेश की गतिविधियां हुई तो वो चीज़ें बहुत सुर्खियों में थी। तो मैंने सोचा चलो कुछ रुक के मैं इस वीडियो को बनाऊंगा। तो बहरहाल शुरुआत करते हैं कि कहानी कैसे शुरू हुई और इमरजेंसी लगा क्यों। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि 1971 में क्या गतिविधियां हुई या उसके पहले जो कुछ भी इमरजेंसी में हुआ, कब कब इमरजेंसी लगाई गई और उसका क्या प्रतिफल निकला और कितने समय के लिए लगाई गई और क्यों तीसरा और लास्ट इमरजेंसी इतने चर्चा में रहा, इसके बारे में बात करना आवश्यक था। मैं अपने कुछ पिछले वीडियो के दर्शकों का थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे वीडियो को देखा। बहुत सारे लोगों ने शेयर भी किया और बहुतों ने सब्सक्राइब भी किया, कुछ टिप्पणियाँ भी की, कमेंट्स भी की और बहुत सारे लोगों तक बातों को फैलाई। तो हमारे दर्शक भी बढ़ते जा रहे हैं और बहुत सारी इंक्वायरीज मिलती। इसी में एक इंक्वायरी इमरजेंसी के बारे में भी थी। मैं वैसे उन दर्शकों के लिए जो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये बात फैले और अपना कमेंट्स ज़रूर दें कि मेरा वीडियो आपको कैसे लगा। एक और रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें कहानियाँ कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं और ज्ञानप्रद होने वाली हैं। तो ऐसा नहीं कि बीच में आप छोड़ दें तो बहुत सारी जानकारियों से आप वंचित रह जाएं। इंडियन इंडिपेंडेंस 1947 में जो आज़ाद हुए उसके बाद से सबसे शायद विवादित एक डिसीजन रहा, निर्णय रहा भारत सरकार के, केंद्रीय सरकार का। उसमें जो 1975 में इमरजेंसी घोषित किया गया, प्रोमलगेशन ऑफ इमरजेंसी जो कहते हैं, वो था। हम इस बात की भी चर्चा करेंगे आखिर क्यों इसको विवादास्पद माना जाता है और क्यों क्रूर माना जाता है, और हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि आखिर किन परिस्थितियों में हमारे देश में इमरजेंसी प्रोमलगेशन या इमरजेंसी लागू किया जा सकता है। एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352 के हिसाब से राष्ट्रपति कुछ जो परिस्थितियां हैं जिसमें इमरजेंसी लगा सकते हैं, उसमें दो प्रमुख हैं। एक तो है कि इंटरनल या एक्सटर्नल थ्रेट टू द नेशन, देश के ऊपर आंतरिक या बाहरी शक्तियों के द्वारा कोई खतरा पैदा हो जाए, या फिर हम घोर आर्थिक संकट से जूझ रहे हों। मैं एक बेसिक बात बताऊं कि किसी भी इमरजेंसी के दौरान नागरिकों का जो बेसिक या मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं, अधिकार होती हैं, वो सारी खत्म हो जाती हैं। इमरजेंसी मैक्सिमम पीरियड 6 महीने के लिए लगाई जा सकती है और उसके बाद अगर चाहें तो पार्लियामेंट उसको अगर कहे, सहमति दे कि हाँ इसको बढ़ाया जा सकता है तो बढ़ाया जा सकता है। भारत में अभी तक 3 इमरजेंसी लगाई गई।
एक तो लगाया गया अक्टूबर 1962 से नवंबर 1962 तक, केवल 1 महीने के लिए। वो था जब चीन और भारत में साइनो इंडियन वॉर हुआ था। दूसरा हमारा आपातकाल लगा था 3 से 17 दिसंबर के बीच में 1971 में, जब हम पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हो रहा था। ये 15 दिनों के लिए केवल था, 3 से 17 दिसंबर 1971। ये दोनों ही जो पहली परिस्थितियां थी वो ये था कि हमें एक्सटर्नल थ्रेट था। उसके बाद से जो हमने तीसरा आपातकाल लगाया हमारे देश में, वो 1975 से 1977 1 महीने के लिए तकरीबन लगाया गया था इमरजेंसी, जब श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी और उन्होंने एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही खतरों के बारे में आगाह करते हुए और खतरा बताते हुए इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन किया गया। ये जब इमरजेंसी लगाया गया उस समय हमारे स्वर्गीय राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद जी राष्ट्रपति थे देश के, और ये आपातकाल 25 जून 1975 से लागू हुआ, जो 21 मार्च 1977 तक चला था। इस आपातकाल में प्रधानमंत्री को अधिकार दिया गया कि वो आने वाले चुनाव को रद्द कर सकती हैं, वो नागरिकों के मूलभूत अधिकार को बंद कर सकती हैं, सस्पेंड कर सकती हैं, राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार कर सकती हैं और प्रेस में सेंसरशिप लगा सकती हैं। इसमें हुआ क्या, सबसे पहले क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो पार्लियामेंट से पास होती हैं या फिर कैबिनेट से डिसीजन होके और फिर प्रधानमंत्री रिकमेंड करती हैं राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति फिर एक फाइनल डिसीजन लेके और इमरजेंसी लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे केस ये हुआ कि कोई कैबिनेट नहीं, कोई पार्लियामेंट नहीं, राष्ट्रपति जी जो मिसेस इंदिरा गांधी के प्रभाव में थे, उनके पास वो डिसीजन लेके गई और राष्ट्रपति जी इस पर तैयार हो गए और रातों रात घोषणा कर दी गई कि इमरजेंसी देश में लगाया गया। इसमें मूलभूत अधिकार तो नागरिकों छीने ही गए। एक जो सबसे बड़ी बात ये हुई थी जबरन नसबंदी का, जबरन नसबंदी के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा हम इसके पृष्ठभूमि की चर्चा कर लें कि इमरजेंसी क्यों लगा। कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को सर्वशक्तिमान मान ले और देखे कि कहीं से भी उसके शक्ति में कोई ह्रास हो रहा है, तो अपने शक्तियों को रिस्टोर करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो बात करते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी का। वो अपने पीरियड की सबसे सशक्त महिला मानी जाती थी। लोग उनको आयरन लेडी भी कहते थे कि जो उन्होंने डिसाइड कर लिया वो जरूर करके छोड़ेंगी। अपने स्ट्रॉन्ग डिसीजंस के बारे की वजह से और गरीबों के हितों की रक्षा करने के डिसीजन के बारे में सबसे पहले एक नारा बड़ा पॉपुलर हुआ था, गरीबी हटाओ, जिसकी वजह से बहुत पॉपुलर हो गई और जो भी योजना प्रधानमंत्री जी लेके आती थी उनको जन समर्थन मिलने लगा। लेकिन उस पीरियड में उनके जो मुख्य सचिव थे, प्रधान सचिव थे पीएन हक्सर साहब, उनके ऊपर बहुत डिपेंड करने लगी। और पीएन हक्सर साहब का ये था कि हम पॉलिटिकल एंटिटीज़ या जो उनके मिनिस्टर हैं या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन पे भरोसा करने के बजाय हम ब्यूरोक्रेट्स पे भरोसा करेंगे, और वो ब्यूरोक्रेट्स जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के हर नीति को आंख मूंद के उनको फॉलो करें। उनके पॉपुलैरिटी और बढ़ते हुए स्ट्रेंथ की वजह से 1967 से 1971 के बीच में श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे एब्सोल्युटली कंट्रोल कर लिया था और पूरी जो ताकत थी उनकी, वो उनका जो प्रधानमंत्री सचिवालय था जिसको हमारे पीएन हक्सर साहब हेड करते थे, और जो एक इनर सर्कल जो इंदिरा गांधी जी ने बनाया था उसके लिए वो सेंटर हो गए थे। जो पीएन हक्सर कहते थे वो बाकी ब्यूरोक्रेट्स करते थे और पीएन हक्सर वही करते थे जो श्रीमती गांधी करती थी। इंदिरा गांधी जी अपने समय में एक उनका जो कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी थी उसके वजह से बहुत ज़्यादा ताकत में आई। करिश्मा था उनका, वो चाहती थी वो जो भी कहें लोगों को मास अपील, लोगों के दिमाग में तक बात जाती थी। बहुत अच्छी ऑरेटर थी,
बहुत अच्छी उनकी पर्सनालिटी थी और लोगों को समझ में आता था कि ये हमारे हित की चिंता करती हैं। इस बीच में कुछ डिसीजन लिए जो पब्लिक ने सोचा कि शायद मेरे हित में जा रहा है, जैसे बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, कॉलरीज का नेशनलाइजेशन किया, प्रीवी पर्स उन्होंने ख़त्म किया और ये सब लगा कि ये सब पूंजीपतियों के विरोध में जा रही है, इसलिए उस समय के जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडरान थे वो लोग उनके समर्थन में खड़े हो गए और इन्हीं वजह से जो 1971 का जो आम चुनाव हुआ 1971 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन, बहुत ही अच्छे मेजोरिटी से मिसेस गांधी आई और उन्हें 352 में से 518 में से 352 सीटों को लेके आई और उसी पीरियड में उन्होंने पाकिस्तान जो हमारा कट्टर दुश्मन हुआ करता था उनको हराया और बांग्लादेश का उदय हुआ। आज हालांकि बांग्लादेश शायद हमारे विरोध में भी खड़ा है। उसके बाद उन्हें भारत रत्न भी दिया गया और वैसे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स जो उनके हर स्टेप का, हर डिसीजन के विरोध करते थे, वो लोग खुद आगे बढ़ के और श्रीमती इंदिरा गांधी को दुर्गा के नाम से पुकारने लगे। और इसी बीच में इसके पहले एक 1967 में गोलकनाथ का एक मामला आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर संविधान में किए गए कोई भी प्रस्तावित अमेंडमेंट को लाया जाए वो नागरिकों के मूलभूत अधिकारों के प्रति खिलवाड़ करता हो तो वो अधिकार पार्लियामेंट को नहीं है। ये शायद मिसेस गांधी को अच्छा नहीं लगा और बाद में जो 6 मेजॉरिटी से गोलकनाथ केस में वर्डिक्ट दिया कि नहीं आप ऐसे संविधान का संशोधन नहीं कर सकते हैं, उसमें जो 3 जो सबसे एन राय जी थे जो माइनॉरिटी में थे उनको बाकी लोगों को सुपरसीड करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बना दिया गया। एक ही बात हुई और उसके हिसाब से संसद ने और न्यायपालिका और संसद के बीच में लड़ाई चलने लगे और ये केशवानंद भारती का भी केस आया। मैं केशवानंद और गोलकनाथ के केस के बारे में किसी दूसरे वीडियो में बात नहीं करूँगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है दोनों हमारे आज़ाद भारत के समय के समय। इसके बाद जब पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और जो कुछ भी डिसीजन लेने लगी कि नहीं पॉलिटिशियन कुछ नहीं करेंगे, हमारे ब्यूरोक्रेट्स करेंगे, तो धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टीज में थोड़ी क्या बोलते हैं उसको अशांति फैलने लगी और धीरे धीरे नेताओं ने कहना शुरू किया कि भाई ये तो जो चाहती वो करती हैं और किसी की बात सुनती नहीं है, तो हमें शायद एक राष्ट्रपति शासन लगानी चाहिए, उसके तहत हमें इमरजेंसी की व्यवस्था करनी चाहिए। और अलग अलग राज्यों में फिर उसके ऊपर आंदोलन भी होने लगे। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ गुजरात में जो 1973 दिसंबर से लेकर मार्च 1974 के बीच में पड़ा और वहाँ पे एक नवनिर्माण करके एक आंदोलन की शुरुआत हुई जिसमें राज्य के शिक्षा मंत्री के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा और उनको हटाने की मांग की गई क्योंकि वो बहुत सारे उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप इत्यादि थे और मामला इतना बढ़ गया कि वहाँ के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर चिमन भाई पटेल को भी हटाना पड़ा। इसी बीच में बिहार में रेलवे मंत्री जो थे अभी तक एक गुत्थी ही थी स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा जी की भी, उनकी भी बम विस्फोट से समस्तीपुर में हत्या की गई और देश में धीरे धीरे अशांति फैलने लगी और उनके कई मिसेस गांधी के पॉलिटिकल एडवाइजर्स ने कहा था कि देश ऐसे नहीं चलेगा, मामला गड़बड़ होता जा रहा है, इसको जरा हमें एक दूसरे ढंग से डील करना पड़ेगा, लेकिन नहीं। इसी बीच मार्च अप्रैल 1974 में बिहार छात्र संघर्ष समिति जो उस समय के चीफ मिनिस्टर ने कई छात्रों का संभवतः तथाकथित रूप से मर्डर भी कराया था, एक आंदोलन हुआ और उसमें जो गांधीयन सोशलिस्ट थे श्री जयप्रकाश नारायण जी, जिन्हें जेपी के नाम से भी लोग जानते हैं, उन्होंने लीड ले लिया और उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। ये बात है 1974 की। इसमें छात्र, किसान,
मजदूर और सबको शामिल करके उन्होंने कहा कि इट शुड बी नॉन वायलेंट, अहिंसक रूप से होना चाहिए। उस बीच में रेलवे यूनियन जो थी उन्होंने हड़ताल किया, उसमें लीड ले लिया उस समय के बहुत ही समाजवादी फायर ब्रांड लीडर आई कैन से जॉर्ज फर्नांडीज जी ने, जिसको इंदिरा गांधी सरकार ने क्रूरता से दबा दिया और उस समय के हजारों रेलवे कर्मचारियों को अरेस्ट किया गया। मुझे याद है तकरीबन 1 महीने से ऊपर रेलवे का चक्का ठप रहा था। जेपी ने जब संपूर्ण क्रांति की बात उठाई तो उस समय मोरारजी देसाई और जो कांग्रेस के साथ थे उस समय तक, उनको अध्यक्ष और नानाजी देशमुख जी को सचिव बनाकर लोक संघर्ष समिति बनाया, LSS। इस समिति का उद्देश्य था बेसिकली कि केंद्र सरकार को घेरना, उनका कामकाज बाधित करना और रेलवे लाइनों को भी बाधित किया जाए ताकि ट्रेनें न चल सके और अदालतों और सरकारी कार्यालयों को भी रोका जाए क्योंकि वहाँ सारी चीज़ें इमरजेंसी के दौरान गलत होती थी। इसी बीच में एक और डेवलपमेंट हुआ। मैं बता रहा हूँ कि इमरजेंसी कैसे किस हालत में लागू किया गया, अराजकता की अवस्था पहुँच चुकी थी। उसी पीरियड में राजनारायण जो 1971 में रायबरेली से पार्लियामेंट्री इलेक्शन श्रीमती गांधी के खिलाफ लड़े थे और हार गए थे, उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की और उसमें शांति भूषण जी केस लड़े राजनारायण का और ये साबित किया गया कि इन्होंने सरकारी सुविधाओं का दुरुपयोग किया है, करप्ट प्रैक्टिसेस अपनाए हैं चुनाव जीतने के लिए। और उसमें मिसेस गांधी बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, उनको 5 घंटे तक जज के सामने खड़ा रहना पड़ा इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उसमें सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के लिए इंदिरा गांधी जी को दोषी पाया गया और उन्हें नेक्स्ट 6 इयर्स के लिए किसी भी इलेक्शन लड़ने से उनको बार कर दिया। उसमें उनको ये बताया कि आपने पुलिस का दुरुपयोग किया है। यशपाल कपूर जो उस समय उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, उनकी सेवाओं का लाभ उठाया आपने चुनाव जीतने के लिए। अब जब ये वो अपने सीट से उसके बाद भी नहीं हटी थी और इस बीच में उग्र प्रदर्शन शुरू हो गया इंदिरा गांधी के निवास के सामने दिल्ली में। इमीडिएटली आफ्टर दैट 24 जून 1975 को श्रीमती गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी और उस समय जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे जस्टिस कृष्णा अय्यर, जस्टिस अय्यर साहब ने एक डिसीजन दिया जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और ये कहा कि प्रधानमंत्री के सारे जो स्पेशल प्रिविलेजेस हैं वो आज से बंद होते हैं और वो वोट भी नहीं दे सकती हैं। हालांकि जस्टिस अय्यर ने यह कहा कि जब तक कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं हो जाता है तब तक आप प्राइम मिनिस्टर पद पर बने रहेंगे। जयप्रकाश नारायण जी ने उस समय एक दिल्ली में बहुत बड़े रैली का आयोजन किया और सरकारी कर्मचारियों से ये कहा कि ये जो सरकार है, ये जो प्रधानमंत्री बैठी है वो गैर कानूनी ढंग से बैठी हैं, इनकी अवज्ञा की जाए, इनकी बातों को नहीं मानी जाए। अब इस बीच में मिसेस गांधी गई जो राष्ट्रपति थे हमारे फखरुद्दीन अली अहमद साहब के यहाँ और उन्होंने बातचीत करके उन्होंने कहा कि मैं रेटिफाई करा लूँगी बाद में, लेकिन इमरजेंसी लगाई है। PN हक्सर साहब उस समय हमारे सिद्धार्थ शंकर राय जी चीफ मिनिस्टर थे, वेस्ट बंगाल की बहुत नज़दीक थे, कानून के बड़े विद्वान थे, उन्होंने राय दिया और उसके हिसाब से इमरजेंसी लग गई देश में। इमरजेंसी लगने के 3 घंटे के अंदर भारत के जितने भी प्रेस थी उनकी बिजली काट दी गई। राजनीतिक जो विपक्ष के लोग थे उनकी अरेस्टिंग शुरू हो गई और इसकी पुष्टि लोगों को सुबह में हुई क्योंकि अखबार में तो छप नहीं रहे थे, बिजली काट दी गई थी और तब तक धरपकड़ शुरू हो चुकी थी काफ़ी और जो लोग अरेस्ट हुए तो पता चला कि भाई देश में तो इमरजेंसी का प्रोमोगेशन हो गया है। इसके पहले भी, इमरजेंसी आने के पहले भी, आपातकाल के आने के पहले भी मिसेस गांधी ने कई सारे कठोर कानून पारित किए थे जिसको इमरजेंसी प्रोमोगेशन के पहले और उसके दौरान जो पॉलिटिकल ओपोनेंट थे, राजनीतिक विरोधी थे, उनको अरेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया गया था।
उस समय मीसा, कफ पोसा इत्यादि का प्रावधान किया गया था। इन सब चीज़ों के तहत स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, ज्योतिर्मय बसु जी, फ्रैंक एंथोनी जैसे लोग लड़ाइयों से वो लड़ते रहे, लेकिन फिर भी इस प्रस्ताव को पारित किया गया था। और आंतरिक सुरक्षा नियम को बदल दिया गया था। श्रीमती गांधी जब गई थी फखरुद्दीन अली अहमद साहब के पास, प्रेसिडेंट साहब के पास इमरजेंसी प्रोमulgation के लिए, तो उस समय उन्होंने आंतरिक सुरक्षा का भी हवाला दिया और एक्सटर्नल सुरक्षा का भी हवाला दिया, क्योंकि कुछ दिनों पहले हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध खत्म हुआ था। साथ साथ तेल संकट की वजह से जो हमारे यहाँ आर्थिक विषमताएं या आर्थिक परिस्थितियां पैदा हो रही थी, उसमें उसका भी हवाला दिया गया। हालांकि बहुत ज़्यादा इसका राजनीतिक विरोध हुआ। ये बताया गया कि आप ऐसा नहीं कर सकती, इससे देश में और ज़्यादा विपरीत परिस्थिति पहुंचेगी। लेकिन पीएन हक्सर साहब, उनके बेटे स्वर्गीय संजय गांधी जी, जो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी तब तक बन चुके थे, उनके सलाह पे इंदिरा जी टिकी रही और इमरजेंसी लगा रहा। इस तरह से फाइनली 25 जून 275 को आधी रात के बाद इमरजेंसी लागू हुआ था। जैसे मैंने पहले बताया, तो ऐसे हुआ। आर्टिकल 352 और 356 का हवाला देते हुए मिस्टर गांधी ने अपने आप को असीम शक्तियों का मालिक बना दिया और देश के जो भी नेता उसके खिलाफ बातें करें, वो उसमें चाहे विजय राजे सिंधिया जी हों, जयप्रकाश नारायण जी हों, मुलायम सिंह यादव जी हों, वाजपेयी जी, लालकृष्ण आडवाणी जी इत्यादि इत्यादि, अरुण जेटली, गायत्री देवी अपने उम्र में जो जयपुर की विधवा रानी थी उस समय, मोहन धारिया और चंद्रशेखर जैसे लोगों को अरेस्ट किया गया और साथ ही साथ कम्युनिस्ट पार्टी और डीएमके जैसे दलों के नेताओं को भी अरेस्ट कर गया। मीसा, टीएसआईआर और कफे पोशा जैसे कानूनों का हवाला देते हुए 34,988 तकरीबन 35,000 लोगों को पूरे देश में अरेस्ट किया गया। अधिकांश राज्यों में मीसा के तहत अरेस्टिंग हुई, मेंटेनेंस ऑफ इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत, और फिर वहाँ पे अलग अलग राज्यों में अलग अलग कैटेगरीज में आपके हैसियत के हिसाब से कैदियों को बांटा गया ABC में। उस समय जो लॉ एंड ऑर्डर जो हुआ या ह्यूमन राइट्स था और इलेक्शन के बारे में अगर बातें करें हम, तो तमाम राज्यों में जहाँ पे चुनाव होने वाले थे, चुनाव को स्थगित कर दिया गया। राष्ट्रपति से बहुत सारे अध्यादेश पारित कराए गए, संसद को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया और अपने संविधान के दायरे से आगे बढ़ के मैं कहना चाहूँगा, अपने अधिकारों को प्रयोग करते हुए उन्होंने अपने आप को सारे दोष से मुक्त कर दिया, क्योंकि मैं ही कानून हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, इमरजेंसी में तो होता है। तो और वैसे सारे राज्य जहाँ पे कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स जो नहीं थे, वहाँ के सरकारों को भंग कर दिया गया, जिसमें अरेस्टिंग जो हुई, ऐसा नहीं था कि कोई पॉलिटिकल ओपोनेंट बड़ा हो, शक्तिशाली हो, उन्हीं को अरेस्ट किया गया। कई सारे ऐसे मामले भी आए, पुलिस राज हो गया, पुलिस जिसको चाहे पकड़ ले, तो ऐसे लोगों को भी अरेस्ट किया गया जो अबोध थे, जिनका कुछ लेना देना नहीं था। जैसे एक बिहार का एक लड़का था 16 साल का, दिलीप शर्मा उसका नाम था, उसको अरेस्ट किया गया और बाद में काफ़ी दिनों के बाद, 11 महीने के बाद, 1 साल के बाद तकरीबन, पटना हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही उसको रिलीज किया गया। ट्रेड यूनियंस और जो लेबर राइट्स होते हैं वो सारे के सारे सस्पेंड कर दिए गए। इंटेक हो या एआई टेक हो, ये सारे जो लेबर यूनियंस थे उनको सस्पेंड कर दिया गया, भंग कर दिया गया। उसके बाद कोयला खानों में भी जो कुछ हंगामा हुआ, उसमें भी बड़ा मैसिव फेरबदल हुए और उनको अरेस्ट किया गया। इस बीच में
क्या हुआ, एक क्यों विरोध भी होने लगा कि 1975 में जब इमरजेंसी लगा था उस समय तो ठीक है, थोड़ी महंगाई पे काबू था, लेकिन 1975 के बहुत ज़्यादा रीजन्स की वजह से महंगाई फिर से बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, इसलिए लोगों को इसमें परेशानी होने लगी। एक और जो मुद्दा, दो जो बड़े मुद्दे थे उसमें, एक तो ये था कि संजय गांधी जी ने नसबंदी के लिए टारगेट दे दिया कि मुझे इतना नसबंदी कराना है, और लोगों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती, वो चाहे बूढ़े हों या बच्चे हों, टारगेट अचीव करने के लिए उस समय के जो अधिकारी थे, अपने संजय गांधी जो उस समय के आका थे, उनको खुश करने के लिए जो नसबंदी शुरू कर दिया। अब कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा। एक कहीं के मोची थे, करतार उनका नाम था, उनको 6 पुलिसकर्मियों ने जबरदस्ती पकड़ के और नसबंदी की, और चूंकि वहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं थी तो उनको इन्फेक्शन हुआ, मर गए। एक शालू घाट के नाम के व्यक्ति थे, और जब उन्होंने कहा कि मेरा तो पहले नसबंदी हो चुका है, तो उनको बहुत बुरी तरह पीटा कि वो मर गए। पिपली का एक यंग था और उसकी वाइफ का देहांत हो गया था, उसको भी जबरदस्ती किया गया, उसको भी संक्रमण हुआ, इन्फेक्शन हुआ, उसकी भी जान चली गई। एक 70 साल के हरिजन को, जिसके दांत भी नहीं थे, अंधा हो चुका था, उसको भी किया गया जबरन बंध्याकरण। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत डिटेल है इसका कि जहाँ पे लोग परेशान हुए। और दूसरा ये था कि ये बहुत ज़्यादा मैसिव डेमोलिशन हुए। दिल्ली की बातें करें तो शहर का नवीनीकरण, मॉडिफिकेशन करने के लिए जगमोहन मल्होत्रा जी थे उस समय डीडी के उपाध्यक्ष, उन्होंने काफ़ी हद तक मदद की थी और खुद शहर को बहुत सुंदर बनाना चाहते थे। उस समय जगमोहन जी खुद ही कानून बन गए, जो चाहते थे करते थे। और उस समय एक जो सोशलिस्ट थी रुखसाना सुल्ताना जी, जो बहुत ही नज़दीक थी संजय गांधी जी से, उनका भी रोल मना नहीं किया सकता है, जिन्होंने तुर्कमान गेट में मैसिव डेमोलिशन किया था। लोगों को जो इंटेंचमेंट बढ़ने लगा। मैं एक उदाहरण दूंगा कि दिल्ली में ही कितने बिल्डिंग्स गिराई गई। 35,767 बिल्डिंग 1975 में, 76 में 94,000 प्लस, 1977 में कम हुआ 7,07,000 गिरे तक का, क्योंकि उस समय तक विरोध बहुत शुरू हो चुका था। दिल्ली के बाहर भी ऐसे तोड़फोड़ हुए। उसके बाद सिखों ने बड़ा काम किया उसमें। आपातकाल की घोषणा के बाद उन्होंने अमृतसर में बैठकें बुलाई और कांग्रेस की फांसी विरोधी प्रवृत्ति के खिलाफ नारे लगाए और काम शुरू किया। हरचंद सिंह लोंगोवाल ने काफ़ी उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन किया। दमदमी टकसाल ने काफ़ी बड़े अच्छा ये किया। पुलिसकर्मियों के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दमन की राजनीति अपना रहे थे। संघ परिवार आरएसएस, उसमें से कई सारे लोग ऐसे भी आ गए जो इंदिरा गांधी जी के दमनकारी प्रकृति की वजह से माफ़ी मांगने को तैयार हो गए, और फिर भी कुछ हुआ नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद, मैं बहुत उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, वो भी उस पीरियड में पैरोल पर उन्होंने काफ़ी सारा लंबा समय बिताया। हालांकि नानाजी देशमुख जी और मदन लाल खुराना जी लोग भागने में कामयाब रहे, उन्होंने अलग से नेतृत्व किया इस विरोध का। सीपीआईएम के काफ़ी लोगों को भी अरेस्ट किया गया बाद में, और हर 6 महीने पे पार्लियामेंट से, चूंकि एब्सोल्यूट मेजोरिटी में थी, इस इमरजेंसी को एक बार और रेटिफाई करते करते फिर बढ़ाया गया, तो 6 महीने के बजाय 21 महीने तक चला। और जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी को लगा कि अब तो मैं अजेय हूँ, मैं हार सकती ही नहीं हूँ, तो उन्होंने फाइनली 1977 में चुनाव कराने की घोषणा की। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये थी कि लोग इतने ऊब चुके थे इमरजेंसी से कि 21 मार्च को 1977 को जब आपातकाल का ऑफिशियल समाप्ति की घोषणा हुई और उसके बाद चुनाव हुए, तो 16 से 20 मार्च तक चुनाव हुआ था 1977 में, और जनता पार्टी को और सीएफडी को 298 सीटें मिली, जबकि
कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस 154 सीटों पे जीतने में सफल रही, जो 198 सीटें पिछले पार्लियामेंट से कम आई। और उसके बाद मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने देश में। उत्तर प्रदेश और बिहार, जहाँ पे फेफडम था कांग्रेस का, मैक्सिमम सीटें लेके आती थी मिस्टर गांधी या इंडियन नेशनल कांग्रेस, वहाँ पे बिल्कुल सफाया हो गया, जो कहते हैं क्लीन स्वीप। एक भी सीट बिहार और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कांग्रेस को नहीं मिला और उसके बाद सरकार बनी। तो ये थी कहानी इमरजेंसी की। कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई। नसबंदी अगर हुआ तो अगर जोर जबरदस्ती नहीं होते, एक अच्छे मिशन से हम लोग लेके आते तो शायद देश के लिए बहुत अच्छा होता। और कहीं ना कहीं पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए बर्थ कंट्रोल मेथड तो जरूर अपनाना था। लेकिन आप कोई भी चीज़ सडनली इतने स्ट्रांगली लेके आ जाते हैं जो शायद देश के जनता को मंजूर नहीं है, तो आप दुखी करते हैं, तो वो आपके मेमोरी में बहुत लंबे समय तक जाती है। और आज भी लोग इमरजेंसी, जो मेरे उम्र के या उससे उम्र के लोग जो हैं, वो सिहर उठते हैं जो जो दमनकारी नीतियाँ अपनाई गई थी अधिकारियों के द्वारा और सरकार के द्वारा। तो ये थी इमरजेंसी की कहानी। एक बार फिर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। और अगले वीडियो में मैं गोलकनाथ और केशवानंद भारती का केस जरूर सुनाऊंगा, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट है देश के लिए।